हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों फिर टॉपिक शुरू हुआ है मध्यकालीन इतिहास का, बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग उत्तर भारत यानी अकबर का साम्राज्य विस्तार ये दो भागों में बटा, एक उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार और एक दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में हम लोग 2-3 वीडियो दे चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये बताए थे कि अकबर का गुजरात विजय और बिहार और बंगाल विजय किस प्रकार करता है, और उसके आगे फिर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को। तो मेवाड़ के जो पहले शासक थे वो राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह की 20 बीबियां थी और उन 20 बीबियों से 30 बच्चे थे, और उस 30 बच्चों में जो सबसे बलशाली, योग्य और महापराक्रमी था वह थे महाराणा प्रताप। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो उदय सिंह की जो पत्नी थी वो अपने किसी बच्चे को राजा बनवा देती, लेकिन बाद में वहां के मेवाड़ के लोगों ने किन्हें इनकी योग्यता को देखते हुए महाराणा प्रताप को क्या बना दिया, वहां का शासक बना दिया। और महाराणा प्रताप जब शासक बने तो महाराणा प्रताप से ढेर सारा चीज आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है कि 11 किलो का तलवार रखते थे, 60 किलो का भाला चलाते थे। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, बहुत ईमानदार था और बहुत वफादार था। और ये कहा जाता है कि चेतक जो है एक बार इनका प्राण बचाया था, और इनका प्राण बचाते वक्त उसने मतलब क्या कर लिया था, एक नाले को पार कर रहा था और वहां पे गिर के मर जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाला कितने का था और तलवार कितने का था, ये कितने का। हाँ, लेकिन महाराणा प्रताप वाकई में बहुत लंबे थे और शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, और जब बलिष्ठ थे तो जाहिर सी बात है कि वह तलवार और अपने अस्त्र और शस्त्र काफी वजनदार रखते थे। ठीक है, तो मेवाड़ पे मुगल वंश के तरफ से 2 लोगों ने नेतृत्व किया महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए, एक आमेर के राजा मान सिंह और एक आसफ खान। इन 2 लोगों ने नेतृत्व किया महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। तो युद्ध हुआ था गोगुंडा के निकट, अरावली की पहाड़ियों के बीच जो मतलब खाड़ी था उसी में युद्ध हुआ, जिसमें ऐसे 2 पहाड़ थे और बीच में जो घाटी था, इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। 2 पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है, युद्ध का वहीं पे कार्यक्रम रखा गया। और युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत वीरता से लड़ते हैं, लेकिन मुगल सेना बहुत ज्यादा थी और महाराणा प्रताप की सेना कम थी, इसलिए महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं, पराजय हो जाता है। और पराजय होने के बाद जो है कि उनको जो है मुगल सेना उनके पीछे लग जाती है। और झाला नामक एक नायक था जिन्होंने महाराणा प्रताप को मतलब सारा कार्यभार अपने ऊपर लड़ाई का ले लिया और उनको निकल जाने को बोला। और जब चेतक से निकल रहे थे तो चेतक का पिछला पैर एक कट गया तलवार से मुगलों की वजह से, जिससे चेतक दौड़ने में सक्षम था, लेकिन उसे अपने मालिक को दूर कराना था मुगलों की सेना से। और वो का एक नाला था, बताया जाता है कि नाला लगभग 22 फीट लंबा था, जिससे चेतक जो है इतनी तेजी से दौड़ रहा था, और नाला कूदने के बाद जब उनको उस पार कर दिया वहीं उसने दम तोड़ दिया था। तो चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा था, और महाराणा प्रताप इस विजय में हार जाते हैं। फिर भी मेवाड़ पे अकबर का शासन नहीं हो पाता, और अकबर के पूरे जीवन काल में बहुत बार मेवाड़ पे उसने युद्ध किया महाराणा प्रताप। इसके बाद जंगलों में चले जाते हैं, घास फूस खाते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, वहीं पे वो सेना तैयार कर लेते हैं और कई बार जो है अकबर से युद्ध करते हैं। न कभी अकबर मेवाड़ को जीत पाया, न महाराणा प्रताप कभी हार पाए। सीधी सी बात समझ लीजिए। बाद में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में, तब उनका लड़का जो होता है अमर सिंह, यह किस पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, मेवाड़ का शासक बनता है। और फिर 1599 ईस्वी में मान सिंह को, जो आमेर के राजा मान सिंह थे, इनको भेजा गया युद्ध करने के लिए। और फिर यहाँ पे अमर सिंह भी क्या हो जाते हैं, पराजय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से मेवाड़ पे अकबर का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिसे बाद में जहांगीर सलीम जो था इसने पूरा किया था। ठीक है, तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने काबुल की तरफ अपना अभियान चलाया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ गया, और काबुल में उसने 1581 ईस्वी में, ठीक है, तो वहां पे युद्ध होता है। किनके बीच होता है, तो अकबर का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा हकीम। यह जो था उस समय काबुल में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित करके एक राज्य पाठ अपना चलाता था। बाद में इसने
अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से पंजाब पे इसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब किया तो पंजाब पे आक्रमण करते समय अकबर ने खुद नेतृत्व किया था। अकबर 8 फरवरी 1581 ईस्वी को यह जब जाता है कहां पे काबुल की तरफ, जब पंजाब पे आक्रमण होता है वो सेना लेकर आता है, जब पंजाब की तरफ ये रुख करते हैं तो वो तुरंत जो है इनकी सेना को देख के भाग जाता है मिर्जा हकीम काबुल, फिर वापस भाग जाता है। और काबुल में जाने के बाद उसको जो है वहां पे कब्जा कर लिया जाता है। और इसी की बहन जो होती है मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन निशा बेगम, इसको वहां पे अकबर सूबेदार बना देता है। और बाद में चल के फिर मान सिंह को यहाँ का कालांतर में क्या बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से काबुल भी किसके अधीन हो गया, मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। फिर इसके बाद यह कश्मीर विजय करता है। अब जाता है उत्तर भारत में सबसे उत्तरी छोर पे। कश्मीर में जब जाता है तो वहां पे नेतृत्व 2 लोग करने जाते हैं मुगल वंश की तरफ से, एक भगवान दास और एक कासिम दास। तो यहाँ पे यूसुफ खान वहां का शासक होता है, जिसको यहाँ पे लोग बंदी बना लेते हैं इस युद्ध में कश्मीर विजय पे 1585 से 86 के बीच में भगवान दास और कासिम खान के नेतृत्व में हुआ था। तो यूसुफ खान को बंदी बना लिया। तो इसका जो पुत्र था याकूब, इसने फिर यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। बाद में ये भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से कश्मीर भी क्या हो गया, मुगलों के अधीन हो गया। इसके बाद सिंध विजय था। अब ये सिंध प्रांत की ओर चला और उधर 1591 ईस्वी में इसका जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में मुगल वंश की तरफ से अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी बैरम खां के जो पुत्र थे, सलीमा बेगम के पुत्र जो थे। तो बैरम खां मर जाते हैं तो बैरम खां की जो पत्नी होती है सलीमा बेगम से एक सांकेतिक निकाह कर लेते हैं कौन, अकबर। और उन्हीं से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम। इसको अपने पुत्र की तरह अकबर मानते हैं और उसी अब्दुल रहीम खाने खाना को नेतृत्व करने के लिए भेजा सिंध प्रांत पे। और यह जानी बेग था सिंध में, उस समय शासक था और इससे काफी कड़ा संघर्ष होता है। बाद में ये भी सिंध प्रांत भी मुगलों से क्या कर लिया जाता है, अधीन कर लिया जाता है मुगलों के। इसके बाद उड़ीसा की तरफ मुगल सेना जाती है और उड़ीसा में 1590 से 1592 ईस्वी के बीच में काफी संघर्ष चलता है। इसका नेतृत्व किए थे मान सिंह और इनके सामने जो उड़ीसा के राजा थे वो निसार खां थे। इनसे काफी युद्ध चला और बाद में 1592 में ये भी उड़ीसा पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद बलूचिस्तान की तरफ मुगल सेना मूव करती है और 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मीर मासूम और इधर थे अफगान साहब। तो अफगानों के जो बचे हुए लोग थे इधर बलूचिस्तान में, यहाँ भी 1595 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद कांधार विजय था। कांधार विजय 1595 ईस्वी में अब कांधार को भी मुगल सेना में मिला लिया गया। इसके बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे अब उत्तर भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे उन सबको अधीन कर लिया, सिर्फ मेवाड़ को छोड़ के। ठीक है, मेवाड़ मतलब ये जो महाराणा प्रताप का जो राज्य था इसी को छोड़ के बाकी पूरे उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब अकबर के अधीन हो गया। ठीक है, ये अकबर इतना सोचो कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ था अकबर, फिर भी इसने साम्राज्य विस्तार इतना भयानक कर रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तर भारत में अकबर का साम्राज्य विस्तार का ये लास्ट वीडियो था। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, यानी कि जो भारत है, भारत ये आपका मैप हो गया। उत्तर भारत में संपूर्ण अभियान हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना साम्राज्य विस्तार इसको करना था वो सब कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चनों को पूरा डिटेल में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में अकबर का कौन कौन सा अभियान रहा है और कौन कौन सा साम्राज्य बढ़ाने में किन किन राजाओं से युद्ध हुआ है, इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।